हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ते हैं कैग के बारे में, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस अंडर आर्टिकल 148। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जो भारत सरकार के लेखाओं की जांच करती है। इसके बाद एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कैग। ये क्या करता है? फाइनेंशियल ऑडिट करता है, कंप्लायंस ऑडिट करता है, परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। फाइनेंस ऑडिट में बेसिकली क्या होता है? इंश्योर्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ये सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा देता है। कंप्लायंस ऑडिट मतलब एडहेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब इवेल्युएट एफिशिएंसी, यानी जो कार्यकुशलता है उसका मूल्यांकन, की कार्य अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया गया कि नहीं, जैसे ऑडिट ऑफ NRHM स्कीम। एक इंट्रोडक्शन ये भी बहुत अच्छी है, फैक्ट बेस्ड है। जैसे रिसेंटली कैग एक्सपोज द रिगिंग इन आयुष्मान भारत स्कीम, दस इंश्योर्स विजिलेंट वॉचडॉग ऑन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में कैग ने आयुष्मान भारत स्कीम में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर किया। इस प्रकार ये भारत के वित्तीय प्रशासन में एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो अगर कोई करंट की न्यूज़ है चर्चा में तो वो भी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। तो करंट की न्यूज़ पे बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, डेफिनेशन वाइज हो सकता है, या कोई डेटा वाइज हो सकता है। हमने माइक्रो डायग्राम देख लिया, अब बॉडी पार्ट में आते हैं। तो बॉडी पार्ट में क्या है? पहले फंक्शंस ऑफ द कैग, यानी कैग की कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, इट ऑडिट्स स्टॉक एंड स्टोरेजेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार के जो स्टॉक्स हैं उनका लेखा परीक्षण करता है। सेकेंड, इट ऑडिट्स ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द CFI, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, एंड पब्लिक अकाउंट फंड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संचित निधि है और उनका जो पब्लिक अकाउंट है, सार्वजनिक लेखा है, और जो कंटिजेंसी फंड है उनका लेखा परीक्षण करता है। नेक्स्ट, इट सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति को 3 प्रकार के लेखा परीक्षण रिपोर्ट सौंपता है। कौन कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। यानी जो विनियोग किया गया, विनियोग का अर्थ होता है भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार। तो भारत की संचित निधि से जो पैसा निकाला गया उसके संबंध में लेखा परीक्षण रिपोर्ट होती है, फाइनेंस से संबंधित रिपोर्ट होती है, और जो भारत सरकार की सरकारी कंपनियां हैं जैसे भेल, सेल, गेल है, इनकी ऑडिटिंग। तो 3 तरह के जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। नेक्स्ट, कैग इज फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो ये लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक होता है। मित्र मार्गदर्शक क्यों कहते हैं? कि ये पूरी ऑडिटिंग कर चुका है। तो जब जो PAC होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, तो वो सारी ऑडिटिंग नहीं करती, वो रैंडमली किसी मिनिस्ट्री या किसी मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट्स को वो ऑडिट करती है रैंडमली, है ना। और आपको पता है PAC का हेड हमेशा एक अपोजिशन के पार्टी का मेंबर होता है ना। तो अब ऑलरेडी पहला सारा ऑडिटिंग कौन कर चुका है? कैग कर चुका है। तो जहां भी PAC को कोई रिपोर्ट चाहिए होगी, जांच पड़ताल करनी होगी, तो उसको हेल्प करने के लिए कौन बैठा है? कैग बैठा हुआ है। इसीलिए कैग को PAC का फ्रेंड एंड फिलोसफर कहा जाता है। नेक्स्ट, कैग एडवाइजेस द फॉर्मेट इन विच द यूनियन एंड स्टेट शुड मेंटेन देयर अकाउंट, ये उस प्रारूप का भी के बारे में भी अनुशंसा करता है जिसमें ये अपेक्षा की जाती है कि केंद्र और राज्यों को अपनी रिपोर्ट किस आधार से बनानी चाहिए। इट हेल्प्स फाइनेंस कमीशन इन एक्वायरिंग डेटा एंड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अबाउट स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ये वित्त आयोग को केंद्र और राज्य के आर्थिक स्थिति के बारे से अवगत कराता है। जैसे आपने देखा कि फाइनेंस कमीशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं किस तरीके से काम करता है, कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, या केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए पहले डेटा होना चाहिए ना। तो सारे अकाउंट्स का ऑडिट किसने किया है? कैग ने किया है। तो कैग का जो ऑडिट वाला डेटा होता है वो किसके साथ? फाइनेंस कमीशन के साथ भी शेयर किया जाता है, क्योंकि उसी डेटा के आधार पर तो फार्मूला बनाया जाएगा। ठीक है, तो कैग आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा है पूरा किसके पास है? कैग के पास है। ये हमने फंक्शन देख लिया, हमने इंट्रो देख लिया। तो बॉडी पार्ट में जो सेकंड हमारा आता है दैट इज
इम्पैक्ट ऑफ कैग फंक्शंस, जो कैग के फंक्शन है उनके इम्पैक्ट क्या होता है। पहला, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड, ये सार्वजनिक जो धन है उसका संरक्षक है। क्यों? इंश्योर्स बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, हमारा जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, यानी वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वॉचडॉग, ये सजग प्रहरी के रूप में। अलाउ फॉर अनबायस्ड ऑडिट्स, ये एक अनबायस्ड ऑडिट करता है। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अब चूंकि सारे अकाउंट्स में अगर कुछ इरेगुलरिटीज होती है उनको एक्सपोज करता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या बोलेंगे, ये पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इट अलाउज सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड हाउ देयर टैक्स मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, ये करदाताओं को अवगत कराता है कि किस प्रकार उनके कर का उपयोग किया जा रहा है। इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये अभिशासन और सरकार के जवाबदेही को बढ़ावा देता है बाई एट द रेट इंक्रीजिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और इस प्रकार ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको बेहतर करता है। जैसे ऑडिट ऑफ एनआरएचएम एक्सपोज्ड इरेगुलरिटीज, जैसे एनआरएचएम के लेखा परीक्षण ने उसमें व्याप्त अनियमितताओं को उजागर किया। नेक्स्ट, वॉच डॉग ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे वित्तीय प्रशासन का एक सजग प्रहरी है। एग्जाम्पल, कैग एक्सपोज्ड कोल स्कैम एंड फोर्स्ड गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कैग ने जो कोयला घोटाला हुआ था उसको उजागर किया और इस प्रकार सरकार को वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया। अब आते हैं इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंजेस में लिमिटेड फोकस ऑन परफॉर्मेंस, आपको ध्यान रखना है कि हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि एक अगर आप पीछे देखेंगे तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना, क्या था? फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इन्हीं दोनों ऑडिट में ज़्यादा फोकस रहता है और परफॉर्मेंस ऑडिट में कम फोकस होता है। जबकि परफॉर्मेंस ऑडिट में अगर कम फोकस है तो एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती है। तो एक हमने चैलेंज देख लिया। दूसरा, रिएक्टिव अप्रोच, यानी ये प्रोएक्टिव नहीं है, जब चीज़ें हो जाती हैं तब उसको वो पता करता है, यानी ये एक पोस्टमार्टम की तरह है। जैसे पोस्टमार्टम में क्या होता है कि व्यक्ति मर चुका है, अब उसके मरने का कारण तो पता किया जा रहा है लेकिन व्यक्ति को मरने से बचाया नहीं जा सका, है ना, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है। ऑफन रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स रादर देन प्रोएक्टिव आइडेंटिफाइंग द रिस्क, ये पहले से रिस्क को आइडेंटिफाई करके भ्रष्टाचार को होने से रोक नहीं पाता, बल्कि भ्रष्टाचार हो जाने के बाद, अनियमितता हो जाने के बाद उसको उजागर करता है। स्लो ऑडिट प्रोसेस, इसका जो लेखा परीक्षण प्रक्रिया है बहुत धीमी है। इट कैन हिंडर टाइमली एक्शंस, तो अगर कोई कोर्स करेक्शन करना है तो उसका टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि ऑडिट का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस नॉट ऑलवेज फॉलोड, इसकी अनुशंसाएं हमेशा लागू नहीं करती है सरकार। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन ऑडिटिंग इन एरियाज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, तकनीकी जो मुद्दे हैं उनकी लेखा परीक्षण में व्याप्त चुनौतियां, जैसे आईओटी है, बीसीटी है, रिलेटेड एरियाज, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो फील्ड है उनकी ऑडिटिंग करने में कोई ना कोई एक्सपर्ट बॉडी होना चाहिए। जबकि जो हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लोग होते हैं वो यूपीएससी से सिलेक्टेड होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो इन सब के एक्सपर्ट्स भी हों। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोस्टमार्टम एक्टिविटी, ये एक अंत शव परीक्षण है, मतलब ये चीज़ों को पहले नहीं पता लगा पाता, बाद में बताता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, संसाधनों का अभाव है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप है। इट कैन समटाइम्स फेस ओवर्ट पॉलिटिकल प्रेशर विच में इन्फ्लुएंस इट्स फाइंडिंग्स, कई बार राजनीतिक दबाव में इसका जो कार्य करने का तरीका है वो प्रभावित हो सकता है। अब आते हैं कि प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कैग, कैग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर सके इसके लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो पहला है कंडीशंस ऑफ सर्विस प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैग एक्ट 1971, उसका जो सेवा शर्तें हैं वो कैग अधिनियम 1971 में वर्णित है, यानी कि सरकार जब चाहे उनको मनगढ़ंत तरीके से उनको मतलब वो पोर्ट्रे नहीं कर सकती है। फिक्स टेन्योर ऑफ 6/65 ईयर्स, वो 65 साल की उम्र या 6 साल का कार्यकाल जो भी पहला हो तब तक के लिए उनका फिक्स टेन्योर होता है, तो वो एक निर्भय होकर कार्य कर सकते हैं, उनके इस बात का डर नहीं है उन्हें निकाल दिया जाएगा। सैलरी चार्ज ऑन सीएफआई, उनका जो वेतन होता है वो सीएफआई पर होता है, यानी भारत की संचित नीति पर भारित होता है। तो संचित नीति पर भारित होने का अर्थ क्या हुआ कि उस पर भले बहस हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती, यानी राजनीतिक मामले उस पर हावी नहीं होंगे। नेक्स्ट, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, जो इसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो पुनः सरकार के किसी पद पे आने के योग्य नहीं होते हैं, तो फिर वो लालच नहीं है, जब लालच नहीं है तो उनको ब्राइब नहीं किया जा सकता है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन शैल नॉट बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेजेस, उसकी वेतन और सेवा शर्तों में कोई अप्रिय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशन
अंडर आर्टिकल 148 टू 151। इसके शक्तियों का जो स्रोत है वो संविधान है। तो चूंकि ये अपनी शक्तियां सीधे संविधान से ले रहा है तो सरकार उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। कंक्लूजन, बाय एक्सपोजिंग करप्शन done by government and ensuring better financial accountability, it has proved its relevance, yet reforms are always welcome। इसने भ्रष्टाचार को उजागर करके वित्तीय जवाबदेही को बढ़ावा दिया है, यद्यपि इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, जिनमें सुधार हमेशा स्वागत योग्य। इस प्रकार इसने अपनी उपदेयता को सिद्ध किया है। थैंक यू सो मच।